नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस लंबे सफर की जिसने ब्रिटिश राज में आधुनिक भारत की नींव रखी। ये एक ऐसी कहानी है जो कानूनों और एक्ट से भरी है और जिसने हमारे देश की शासन व्यवस्था को एक शक्ल दी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं अपने सफ़र के नक्शे पर। ये वो अहम पड़ाव हैं, वो कानून जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पता चलता है कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें कंपनी के राज से हटकर एक आधुनिक देश की नींव की तरफ बढ़ीं। आज की हमारी बातचीत इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हर नया कानून पिछले कानून की बुनियाद पर बना। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के आखिर में। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर तो थी, लेकिन साथ ही काफी बेकाबू और अस्त व्यस्त भी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब वक्त आ गया है इस पर लगाम कसने का। तो सवाल उठता है कि आखिर इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन और मिसमैनेजमेंट मतलब कुप्रशासन हद से ज्यादा बढ़ गया था। तो ब्रिटिश सरकार का मुख्य मकसद था कि कंपनी जो भी कर रही है उसे अपनी निगरानी में लाया जाए। इस एक्ट ने कई बड़ी चीजें की। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर दिया गया और हाँ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। मतलब पावर को सेंट्रलाइज करने की ये पहली बड़ी कोशिश थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले दौर में। यहाँ से शुरू होती है चार्टर एक्ट्स की कहानी और यहीं से कंपनी का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। एक व्यापार करने वाली कंपनी से वो एक राज करने वाली ताकत बन जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 20 साल में कितना बड़ा बदलाव आया। 1813 के एक्ट ने कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली यानी एकाधिकार को लगभग खत्म कर दिया, बस चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। और 1833 तक आते आते तो सारे कमर्शियल काम ही बंद हो गए। कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई थी। और इसी 1833 के एक्ट ने एक और बड़ा काम किया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि अब पूरे ब्रिटिश भारत पर एक ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होगा। फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट और ये एक तरह का गेम चेंजर था। इससे पहले तक सिविल सर्वेंट्स की भर्ती कंपनी के डायरेक्टर्स की सिफारिश पर होती थी, लेकिन इस एक्ट ने ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की। यहीं से एक मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस की नींव पड़ी, जहां किसी के साथ भेदभाव न करने का सिद्धांत था। अब हम आते हैं साल 1858 पर। ये हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गई। तो हुआ क्या? जो एक कंपनी का राज था वो अब सीधे लंदन से चलने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसी पुरानी संस्थाओं को खत्म कर दिया गया और उनकी जगह एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय भी कहा जाने लगा, जो भारत में क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। बहुत धीमी और सीमित ही सही, पर पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की एक हल्की सी झलक दिखती है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे धीरे धीरे अधिकार दिए गए। 1861 के एक्ट में पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय की काउंसिल में नॉमिनेट किया गया, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के तौर पर। फिर 1892 तक आते आते सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का हक मिला, और तो और वो सार्वजनिक मामलों पर सवाल भी पूछ सकते थे। हाँ, इसके लिए 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था। अब हम 20वीं सदी में कदम रखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और थोड़ा पेचीदा सुधार आता है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। इसका मकसद था एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों की भागीदारी को और बढ़ाना। इस 1919 के एक्ट का जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट था वो था डायाकी, जिसे हिंदी में द्वैध शासन कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम था। इसमें हुआ ये कि प्रांतों में प्रशासन के सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड।
और यही था इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सार। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्हें भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन जो ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि फाइनेंस, कानून व्यवस्था, पुलिस, उन्हें रिजर्व्ड लिस्ट में रखा गया और इन पर गवर्नर का पूरा कंट्रोल था। मतलब असली पावर अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वो कानून है जिसने आज़ादी के बाद भारत के संविधान की शक्ल तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप इसके साइज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और व्यापक था। इसमें 321 सेक्शंस थे। ये उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास किया हुआ सबसे लंबा एक्ट था। तो इसमें था क्या? इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा। प्रांतों में जो डायाकी वाला सिस्टम था, उसे खत्म करके उन्हें स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी गई। लेकिन मजे की बात यह है कि डायाकी को सेंटर में लागू कर दिया गया। इसी एक्ट ने एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की, जो बाद में भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। और हाँ, अलग अलग समुदायों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दायरा भी और बढ़ा दिया गया। लेकिन इतनी सारी बातों के बावजूद हमारे राष्ट्रीयवादी नेताओं ने इस एक्ट की जम के आलोचना की। उनका कहना था कि ये सब दिखावा है, असली ताकत तो अभी भी अंग्रेजों के पास ही है। जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे लेकर एक बहुत मशहूर बात कही थी कि ये बिना इंजन वाली गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस एक्ट में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न रही हों, लेकिन इसी ने आज़ाद भारत के संविधान का ढांचा तैयार किया। फेडरल स्ट्रक्चर हो या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसी चीजें जो बाद में हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने, वो सब यहीं से लिए गए थे। तो एक मामूली से रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर एक पूरे संवैधानिक ब्लूप्रिंट तक का ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर किसी भी देश का भविष्य उसके अतीत में बने कानूनों में किस हद तक लिखा होता है?